Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have covered proteins and today we will study about enzymes. Enzymes क्या है? Proteins हैं. All the enzymes are protein. या हम कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम हैं सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है. वो एक्सेप्शन क्या है? दैट इज आरएनए. अगर आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है तो वो क्या करेगा, मतलब एक आरएनए है वो एक एंजाइम की तरह वर्क करेगा एंड दैट एंजाइम इज राइबोजाइम. क्या है? राइबोजाइम. तो आरएनए को छोड़ के जितने भी एंजाइम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं. कौन सा प्रोटीन होगा डिपेंड करता है उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो अमीनो एसिड. ठीक है, तो यूजुअली जो एंजाइम है वो एग्जाम्पल किसका आता है? टर्शरी प्रोटीन्स का. भाई जो लीनियर है मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसमें फोल्डिंग होगी, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा. सेकेंडरी में क्या होंगे? हेलिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, या फिर हमारी जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी. इन्हीं में जब फर्दर फोल्डिंग हो जाएगी तो फर्दर फोल्डिंग के बाद जो स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट इज नोन एज द टर्शरी प्रोटीन. और इस टर्शरी प्रोटीन से, ठीक है, ये जैसे कोइल्ड स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ये कोइलिंग्स बन जाएंगी, फिर इसमें कुछ जो ये अल्फा हेलिक्स हो गए, ये बीटा शीटेड जो बीटा प्लेटेड शीट्स हो गई. ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे करके एक कोइल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे वूल की तरह एक गोले की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा. ठीक है, जिसमें कुछ सेरिवेसेस होंगे, जिसमें कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. यहाँ पे क्या होंगे? कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. पूरा फोल्डिंग हो जाएगी एंड दैट फोल्डिंग इज नोन एज टर्शरी स्ट्रक्चर. तो एंजाइम्स क्या है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. वाटर सोल्यूबल है. क्या है ये? वाटर सोल्यूबल हैं. और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. क्या है ये? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. अगर हम एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कंपेयर करते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है ये. एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कंपेयर करते हैं तो उनमें डिफरेंस आता है. और जो मेन डिफरेंस है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर और हाई पीएच पे वर्क करते हैं. ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉट पीएच, इट्स प्रेशर. हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो अच्छे से इफेक्टिवली काम करते हैं. लेकिन जो हमारे एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डिजेनरेट हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं. ठीक है, मतलब वो इस पे अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे. और ये क्या है? मेन डिफरेंस है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में और एंजाइम्स के बीच में. देखो एंजाइम्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए. अगर हम पूरे बायोमोलिक्यूल्स को देखते हैं तो बायोमोलिक्यूल से तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन उस बायोमोलिक्यूल में एक क्वेश्चन एंजाइम से बनता ही बनता है हर साल. कुल मिला के एक क्वेश्चन एक टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक है ये 4 नंबर का है, तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पर जब हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? दे आर द बायो कैटलिस्ट. इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड को, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट, उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं बिना अपने आप को इन्वॉल्व किए. मतलब खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ वो क्या करेंगे? उस केमिकल रिएक्शन को फास्टन अप कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं. उस जो रेट है, स्पीड है केमिकल रिएक्शन का, वो बढ़ा देते हैं. तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आता है दैट इज एक्टिव साइट. एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम्स में क्या है? एक पॉकेट लाइक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको क्रेविस भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब सेम दैट इज पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी सारी बनती हैं. जैसे ये हो गया, ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे हो गया, ऐसे हो गया. तो इन सभी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स में से एक जो स्पेसिफिक, क्योंकि जैसे ये फोल्ड हो रहा है ऐसे इस तरह से घुमावदार,
ठीक है, यू जैसे पूरा ऐसे घूम के फोल्ड हो रहा है, तो इस फोल्डिंग में क्या होगी, कुछ ऐसे गड्ढे से बन जाएंगे, कुछ पॉकेट्स बन जाएंगी, और उन पॉकेट्स में से एक जो स्पेसिफिक पॉकेट होगी वो क्या करेगी, वो बिहेव करेगी, इट विल वर्क लाइक दैट इज एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट जो होगी, ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली है, तो ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी ये स्पेसिफिक होगी। क्यों होगी स्पेसिफिक, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक आर ग्रुप प्रेजेंट होगा, वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और उस वेरिएबल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये एक्टिव साइट क्या है, स्पेसिफिक हो जाएगी। और यहीं पर इसी एक्टिव साइट पे जो हमारा सबस्ट्रेट है वो आके बाइंड करेगा। जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब वो कंपाउंड जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है या फिर जिसको चेंज करना है, जिसके अंदर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होनी है, जिसके अंदर बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होनी है, और उससे जो प्रोडक्ट बनना है, तो वो सबस्ट्रेट है। लाइक ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो सबस्ट्रेट जो है ये कहाँ पर बाइंड करता है, ये बाइंड करता है एक्टिव साइट पे। ये एक्टिव साइट स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आर ग्रुप का एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, और वो एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, और वैसी ही शेप, वैसा ही सीक्वेंस हमारे सबस्ट्रेट पे होता है, जो कि इस एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा। यूं नहीं कि कोई भी आके बाइंड कर जाएगा, स्पेसिफिक है। हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक है, सबस्ट्रेट जो है या एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि इनका जो शेप है या इनका जो सीक्वेंस है वो दोनों का रिजेंबल करता है। यहाँ पर जो वेरिएबल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक ऐसा शेप बना लेंगे और उसी शेप के ऊपर आके जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा। ठीक है, अब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, उससे पहले एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि जब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होगा फिजिकल प्रोसेस और एक होता है केमिकल प्रोसेस। मतलब कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब है कि शेप, फॉर एग्जांपल शेप चेंज हो जाएगी बिना बॉन्ड को तोड़े, शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, बिना बॉन्ड को तोड़े, विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि आइस से वाटर कन्वर्ट हो गया, वाटर से गैसेस की फॉर्मेशन होगी, तो ये फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल जो चेंज है कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या हो गया, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर ऑल्टर हो गया, वो चेंज हो गया, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ये दोनों काम करवाता है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन का फिजिकल प्रोसेसेस भी करवाता है, फिजिकल चेंजेस भी करवाता है, और साथ साथ में केमिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो एंजाइम है आखिरकार सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कैसे करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा कि भाई ये एंजाइम्स हैं वो किस तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्शन कौन सा है। ये जो राइबोजाइम्स हैं ये राइबोसोम में प्रेजेंट रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मतलब ये आरएनए होते हैं जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये जो एक्टिव साइट है अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि इसके अंदर जो आर ग्रुप है उस आर ग्रुप का जो सीक्वेंस है वो एक पर्टिकुलर शेप देता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिस पे आके जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। अब देखो, अब सबस्ट्रेट और एंजाइम को कोई खुशबू तो आ नहीं रही कि इस सबस्ट्रेट को आके इस एंजाइम के साथ बाइंड करता है, मतलब बाइंड करना है कि भाई इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल है और इसकी भी एक स्पेसिफिक स्मेल है और उसको सूंघता हुआ ये यहाँ जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो होगा क्या कि एक बाय चांस प्रोसेस है। मतलब जो सबस्ट्रेट जो है वो डिफ्यूज करते हुए, क्या करते हुए, डिफ्यूज करते हुए, डिफ्यूजन की हेल्प से
ये जो सबस्ट्रेट जो है ये कहाँ पहुंचेगा, ये सबस्ट्रेट पहुंचेगा एंजाइम के पास, इसीलिए लो टेम्परेचर पे। इसीलिए हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे जो हमारे एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं। वो इनएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि जो सबस्ट्रेट है ना उसकी डिफ्यूजन घट जाती है। लो टेम्परेचर पे सबस्ट्रेट की जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगी, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और हम कहेंगे कि एंजाइम्स एक्टिव नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अब पहला क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है डिफ्यूज करता हुआ कहाँ चला जाएगा, एंजाइम के पास। जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, लाइक दिस इज द एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम की हो गई हमारी एक्टिव साइट। अब जो सबस्ट्रेट है वो डिफ्यूज करता हुआ, मतलब बाय चांस इनका बाइंडिंग होगा, तो यूं नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इसके पीछे। तो सबस्ट्रेट डिफ्यूज करते हुए कहाँ चला जाएगा, एक्टिव साइट के पास चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया जैसे कि हमारा ये सबस्ट्रेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे, जितने ज्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतना ही क्या है, वो आसानी से क्या होंगे, मूव करते हुए कहाँ चले जाएंगे, हमारे एंजाइम के पास आ जाएंगे। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये आ गया यहाँ पे एक्टिव साइट के पास। तो जैसे ही एक्टिव साइट के पास सबस्ट्रेट आएगा, सबसे पहले इनके अंदर एक लूज बाइंडिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, ये लूजली इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। एंजाइम है, एंजाइम के लिए हम E लिखेंगे और सबस्ट्रेट के लिए हम लिखेंगे S, ठीक है। तो एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पे जैसे ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा तो सबसे पहले एक लूज बॉन्डिंग होगी, ठीक है। लूजली वो इसके साथ बाइंड करेगा और जैसे ही लूजली बाइंड करेगा फिट हो जाएगा। उसके बाद लूज बाइंडिंग के बाद एक टाइट बॉन्डिंग होगी, मतलब टाइटली वो इसके साथ अडहियर कर जाएगा और ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज ES कॉम्प्लेक्स, जो कि रिवर्सिबल स्टेप होगा। मतलब जो ES है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट में डिवाइड हो सकता है, मतलब वापस से बन सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल स्टेट होगा या रिवर्सिबल फेज होगी। तो पहले लूजली ये इसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। लूजली बाइंड करने के बाद क्या होगा, टाइटली इसके साथ, ये पहले लूजली इसके साथ बाइंड करेगा, फिर इसको टाइटली अडहियर कर लेगा, टाइटली इसको बाइंड कर लेगा, ठीक है। और अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग विल स्टार्ट, and this ES complex will get converted into EP, that is enzyme product complex। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि इरिवर्सिबल स्टेप है। अब ये वापस नहीं जा सकता है, बॉन्ड टूटेगा, बनेगा, कुछ तो होगा, मतलब NCERT में लिखा हुआ है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, टूटेगा बनेगा, ठीक है। और ये जो ES कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा EP, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ये जो दोनों स्टेज है बेटा ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और EP कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कहलाएंगी, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएंगी, क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। अब क्या होगा, ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ये टूट जाएगा, मतलब यहां पर इस सबस्ट्रेट को एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। और ये भी क्या है, इरिवर्सिबल स्टेट है, मतलब ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अब हम इसको वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ एक ही रिवर्सिबल प्रोसेस आता है, दैट इज जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। NCERT के अंदर ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक ग्राफ बना रखा है, और उस ग्राफ में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में दिया हुआ है।
और एनसीईआरटी कहती है द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी, क्या कहती है? द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट्स ट्रांजिशन स्टेट, कि सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है और जब वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस जो है, जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो बिल्कुल लास्ट वाली दूसरी से लास्ट सेकेंड और थर्ड वाली लाइन में एक्टिवेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन दे रखी है, तो यहाँ पे क्या है वो बनाता है एक ग्राफ। ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट क्या होगा? कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और यहाँ पर बीच में क्या बनती है? इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये क्या हो गई? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हो गया सबस्ट्रेट और यहाँ पे क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो एनर्जी है भाई, इतनी जो एनर्जी लग रही है सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने में, जो एनर्जी लगी दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब हम मतलब बिना एंजाइम के करते हैं ये जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाई होगी। कब होगी? अगर एंजाइम नहीं होगा तो। लेकिन अगर हम एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो यही जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स, जब हम एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस समय क्या होगा? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो सबस्ट्रेट से जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें जो एनर्जी लग रही है वो कम हो जाएगी। और एक तरह से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा? जब हमने एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई। अब हम बात करेंगे एंजाइम के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की, मतलब फीचर्स की, स्पेशल फीचर्स। और स्पेशल फीचर में एक तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये स्पेसिफिक है, कि इसकी जो एक्टिव साइट है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर इसका आता है। इसके अलावा एक और चीज आती है दैट इज द टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या है? कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बनता है। एक एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट को बनाएगा दैट इज नोन एज द टर्नओवर नंबर। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? H2CO3 की फॉर्मेशन करते हैं। और ये अगर बिना एंजाइम जो है वो कितना बनता है? इट्स अराउंड 200 मोलिक्यूल्स पर आवर। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर एंजाइम डाल देते हैं, ठीक है, तो एंजाइम डालेंगे तो इससे क्या होगा? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 6 लाख पर सेकेंड। तो ये क्या करता है? स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, टर्नओवर नंबर को बढ़ा देता है। नॉर्मली अगर हम बिना एंजाइम के करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रोडक्ट भी बहुत कम बनेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। लेकिन एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा। कहने की बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। किसके कारण? एंजाइम्स के कारण। तो ये था किसके बारे में? एक जनरल फीचर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। और उसमें पहला आता है टेम्परेचर, या फिर मैं चारों बता देती हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज पीएच, ठीक है, सेकेंड पीएच है। थर्ड इज सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंड फोर्थ वन इज इनहिबिटर। ये चारों क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब एंजाइम जो है काम करेगा, एक उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, तभी एंजाइम अपनी एक्टिविटी को शो करता है।
सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। और एनसीईआरटी के अंदर जो ग्राफ दे रखा है टेम्परेचर का, पीएच का, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, एक्टिवेशन एनर्जी का, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये किस चीज का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहला जो है फैक्टर वो है टेम्परेचर। अब देखो एंजाइम बना हुआ है प्रोटीन से, अब अगर हम हाई टेम्परेचर कर देंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। अगर लो टेम्परेचर कर देंगे तो जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जहां पे एंजाइम अपना बहुत अच्छे से फंक्शन शो कर सके। और यूजुअली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो दिखाया जाता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। वहाँ इस टेम्परेचर पे एंजाइम्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या है, एक ग्राफ दे रखा है, लाइक दिस इज द मिनिमा, ठीक है, एंड इट इज द मैक्सिमा, कि यहाँ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इसकी पोटेंशियल है एंजाइम का वो क्या रहेगा। तो ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये हो गया लेट्स सपोज 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ रहा है, एक इन्वर्टेड बेल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। मतलब अगर 37 डिग्री से कम होगा टेम्परेचर तो भी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, 37 से ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये मिनिमम टेम्परेचर हो गया, ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। मैक्सिमम पे भी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होगी और मिनिमम पे भी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होगी। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है Q10 इज इक्वल टू 2, मतलब कि अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर देते हैं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी उसकी हाफ से, ठीक है। सेम अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे हमने 10 डिग्री माइनस किया, 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं, 47 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो भी उसका जो एक्टिविटी है वो हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, 27 से हम 10 इंक्रीज कर दें और 37 पे आ जाए, और 47 से 10 डिक्रीज कर दें और वो 37 पे आ जाए, तो यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाएगी, ठीक है। ये था टेम्परेचर के बारे में। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज पीएच। पीएच की बात करेंगे तो पीएच भी क्या है, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए। और यहां पर भी आपको इसी तरह का एक इन्वर्टेड बेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग पीएच होता है, ठीक है। कुछ एंजाइम होती हैं जो एसिडिक होती हैं, कुछ न्यूट्रल पीएच पे काम करती हैं, ठीक है। कुछ जो क्या होती है एल्कलाइन मीडियम में काम करती हैं। लेकिन उनको अगर अपना पर्टिकुलर पीएच नहीं मिलेगा तो उनकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई भी पीएच ले लें, 7.2 ले लें या फिर हम 2.1 ले लें पेप्सिन का, तो इधर क्या हो गया 7.6 ले लें ट्रिप्सिन का, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये अगर 7.6 से कम होगा या ज़्यादा होगा तो जो एंजाइम है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। 2.1 से कम या ज़्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर एंजाइम है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। हज़ारों एंजाइम है और हर एक एंजाइम का क्या रहता है, अपना पर्टिकुलर पीएच होता है काम करने का। पढ़ा है ना हम लोगों ने डाइजेशन में कि जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। फिर जो डिओडेनम में आ जाएगा तो दे नीड अ एल्कलाइन पीएच अपना फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो क्या होगा, जब हम पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, लेकिन एक समय आएगा कि जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, मतलब स्टेबल हो जाएगी, कम नहीं होगी स्टेबल हो जाएगी। क्यों? ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, इस साइड एंजाइम की एक्टिविटी होगी, एंजाइम का पोटेंशियल होगा। देखो हमारे पास 1000 एंजाइम्स हैं, हमने क्या कर दिया, अगर हमारे पास शुरू में 1000 से कम सबस्ट्रेट हैं तो ऑब्वियसली एंजाइम क्या होगा, मतलब फ्री बैठे हैं बेचारे, सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर रहा। अब हमने क्या कर दिया, 1000 से भी ज़्यादा सबस्ट्रेट्स ऐड कर दिए, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे अपने
एक्टिव साइट पे आके वो बाइंड करना शुरू होगा, ठीक है, बाइंड आके करना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, एंजाइम की जो इफेक्टिवनेस है या एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक समय आएगा जब पूरे 1000 एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक इन द सेंस कि भाई सारे सबस्ट्रेट पूरे 1000 एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब चाहे बढ़ाते रहो सबस्ट्रेट, फिर क्या फायदा, एंजाइम ही फ्री नहीं है, जितने एंजाइम थे उससे भी ज़्यादा हमने सबस्ट्रेट डाल दिए। तो धीरे धीरे सारे एंजाइम्स क्या है अपना मतलब फुल होते गए, उनकी जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर सबस्ट्रेट आता गया, बाइंड करता गया। जैसे ही 1000 जो लास्ट वाला एंजाइम था उसके ऊपर सबस्ट्रेट आगे बाइंड किया, उसके बाद तो एंजाइम ही नहीं है, फिर ऐड करते रहो, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये वाला, जहां पर एक पीक नजर आ जाएगी, एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, दैट इज नोन एज Vmax। क्या कहेंगे उसको, Vmax, कि मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम वेलोसिटी है मतलब जो एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब कि एंजाइम की एक्टिव साइट है, सारे एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई। लेकिन हम Vmax को है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑल्टर करते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यूज आती हैं। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जो Vmax का हाफ कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इसको हाफ कर देंगे, एंड दैट इज नोन एज Km, Vmax by 2, दैट इज मिकैलिस मेंटेन कांस्टेंट, Km। मतलब जब 1000 से जो हाफ एंजाइम्स हैं, 500 एंजाइम्स की जब एक्टिव साइट कितने समय पे आके मतलब वो बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट से, दैट इज Km। और Km से हमें पता चलता है एंजाइम की एक्टिविटी का, एंजाइम के पोटेंशियल का। तो जो अच्छा एंजाइम होगा उसका जो Km होगा वो कम होगा। भाई इतने टाइम में आके जो सबस्ट्रेट हैं वो 500 एंजाइम्स को आके बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो Km क्या हो गया, दैट इज Vmax by 2। Vmax क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी। लास्ट जो है दैट इज इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब ये है ना, कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, बिल्कुल सेम होगा तो ऑब्वियसली वो एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड कर लेगा। तो समहाउ वो मतलब केमिकली तो डिफरेंट होता है बट मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होता है सबस्ट्रेट से। मॉर्फोलॉजिकली दिखने में इस जैसा होगा, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट जैसा होगा, लेकिन केमिकली वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर केमिकली सेम होता तो वो सबस्ट्रेट ही हो जाता, तो वो कहलाता है इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर क्या करता है, ये दो तरह का होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव, ठीक है, एक हो गया कॉम्पिटिटिव और एक हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या करता है कि ये है ना सबस्ट्रेट से पहले, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट से पहले जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना उस पे जाके जो इनहिबिटर है बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को सफ़र करा देगा, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो आया नहीं, प्रोडक्ट तो बनना नहीं। तो ये क्या करता है, ये कंपटीशन करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्रैब साइकिल देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है और यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है जब क्रैब साइकिल पढ़ेंगे तो, क्योंकि सारे जो एंजाइम है क्रैब साइकिल के 8 एंजाइम होते हैं, उसमें 7 जो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, एक जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो ये वो वाला एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो मेलोनेट जो है, ठीक है, मेलोनेट जो है वो क्या करता है, एक इनहिबिटर की तरह काम करता है, एक इनहिबिटर की तरह काम करता है और सक्सिनेट से आके compete करता है। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब इनको है ना कोई कंपटीशन से मतलब नहीं है, ये क्या करते हैं सीधा सीधा आके कहीं पर भी बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, कहीं पर भी बाइंड कर जाएंगे। जो एंजाइम है उसके ऊपर एक्टिव साइट नहीं, किधर भी आके बाइंड कर जाएगा और उससे क्या होगा कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो सफ़र करेगी, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर सफ़र करेगी।
ठीक है, तो इधर जो Km है ना वो कांस्टेंट रहता है, किसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव में, और कॉम्पिटिटिव के अंदर जो Km है वो इंक्रीज हो जाता है, मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। इसके बाद थ्योरी रह जाती है एंजाइम की। ठीक है, जो थ्योरीज हैं, मतलब ये वैसे हमने पढ़ लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, लेकिन इससे रिलेटेड दो थ्योरीज हैं, लोकेन की हाइपोथेसिस, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, क्लासिफिकेशन रहेगी एंजाइम्स की। ठीक है, कैसे हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, 6 क्लासेस हैं, 4 से 13 इसकी सब कैटेगरीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये रह गया, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।